वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्जाम्स इंग्लिश लिटरेचर लेक्चर सीरीज में आज जो प्ले हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अ डॉल्स हाउस, जिसके राइटर हैं हेनरिक इब्सन। हेनरिक इब्सन एक नॉर्वेजियन राइटर हैं और इस अगर लेक्चर की बात करें तो इस लेक्चर में आपको सबसे पहले राइटर जो है हमारे हेनरिक इब्सन उनका इंट्रोडक्शन मिलेगा। उनकी एक शॉर्ट बायोग्राफी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो इस प्ले के कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद जो समरी है पूरे प्लॉट की उसको डिस्कस करेंगे और साथ में एनालिसिस करेंगे और एट द एंड ऑफ द लेक्चर जो मेजर थीम्स हैं इस प्ले के वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलें जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ हेनरिक इब्सन। हेनरिक इब्सन की अगर हम बात करें तो ये 1828 में पैदा हुए थे और 1906 में इनकी डेथ हुई थी। ये एक नॉर्वेजियन प्ले राइट थे, नॉर्वे के रहने वाले थे और बेसिकली ये प्ले राइट थे, लेकिन साथ में इन्होंने थिएटर डायरेक्टर के तौर पे भी काम किया और थोड़ी बहुत पोइट्री भी की है, लेकिन मेन जो इनका बेसिक प्रोफेशन था वो प्ले राइट ही था। ही वॉज अ प्ले राइट। तो अगर इनकी हम बात करें प्रोफेशन की तो ये बेसिकली शुरू में जो इनका प्रोफेशन था वो बड़ा ही चैलेंजिंग रहा। ये एज अ ओपनर अगर बात करें तो ये एक अनसक्सेसफुल राइटर थे और उस अनसक्सेसफुलनेस की वजह से इनके ऊपर पॉवर्टी आ गई थी, ये गरीब हो गए थे। तो फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि नॉर्वे को छोड़ जाना चाहिए और कहीं और जाना चाहिए। तो ये अपने प्रोफेशन को प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोफेशन पे मज़ीद काम करने के लिए ये फिर नॉर्वे से इटली चले गए और इटली में स्ट्रगल करते रहे और फिर इटली से जर्मनी चले गए। तो ये इटली और जर्मनी का जो इनका सफ़र था ये बेसिकली अपने प्रोफेशन को लेके ही था। तो अगर हम इनकी बूम की बात करें तो इनको बूम मिलता है इनके प्ले अ डॉल्स हाउस से। अ डॉल्स हाउस जिसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ये इनका बड़ा फेमस प्ले है जो कि 1879 में इन्होंने लिखा था और ये जर्मनी ही में इन्होंने लिखा था। जब ये ड्रेसडन में थे, जर्मनी की सिटी ड्रेसडन में, तो वहाँ पे इन्होंने लिखा था अ डॉल्स हाउस। और ये प्रोमिनेंट इसलिए हो गया कि ये विक्टोरियन एरा में लिखा गया था। विक्टोरियन एरा जो था वो 1837 से शुरू होता है और 1901 तक, यानी कि क्वीन विक्टोरिया 1837 से लेकर 1901 तक इंग्लैंड की क्वीन रहती है और जो पूरे के पूरे यूरोप में जो कोड था वो विक्टोरियन कोड ही यूज़ हो रहा था, मॉरल कोड अगर हम बात करें तो ये उस इरा में लिखा गया था। और डॉल्स हाउस के प्रोमिनेंट होने की वजह यही है कि ये विमेन राइट्स पे लिखा गया एक प्ले है। तो ये एक ऐसा प्ले था जिससे इनको बूम मिला। उसके अलावा इनकी अगर मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेस की बात करें तो उनमें घोस्ट्स आता है, एन एनिमी ऑफ द पीपल आता है और हेडा गैबलर जैसे प्रोमिनेंट प्लेस आते हैं। अगर इनके जॉनरा की बात करें तो ये एक रियलिस्टिक ड्रामाटिस्ट थे और रियलिस्टिक जो थीम्स थे उनके ऊपर ये अक्सर अपने प्लेस को बेस करते थे। अ डॉल्स हाउस जो है ये भी एक रियलिस्टिक ड्रामा है जो कि एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को डील करता है, विमेन राइट्स को डील करता है। तो चलें जी हम अब चलते हैं अपने मेन प्ले के ऊपर, अ डॉल्स हाउस। इसके सबसे पहले हम करैक्टर डिस्कस कर लेते हैं। करैक्टर लिस्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ मेजर करैक्टर्स हैं, कुछ माइनर करैक्टर्स हैं। माइनर करैक्टर्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, हम यहाँ पे सिर्फ मेजर करैक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो मेजर करैक्टर्स में सबसे पहले हमारे पास जो हमारे इस प्ले की प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम आता है और उसका नाम है नोरा हेल्मर। अब नोरा हेल्मर कौन है? ये एक नौजवान वाइफ है किसकी? टॉरवल्ड हेल्मर की। और इनकी शादी को 8 साल हो गए हुए हैं और इनके 3 बच्चे हैं। तो ये जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है ये पूरी की पूरी जो प्ले है इसी के ऊपर बेस्ड है, यानी कि ये हमारी मेजर करैक्टर है और ये पूरी की पूरी जो प्ले है इसी के ऊपर बेस्ड है कि शुरू में ये एक बड़ी ही वो नेपोलियनिक कोड जो है और वो जो विक्टोरियन मॉरल कोड है उसको फॉलो करने वाली एक बीवी होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द प्ले ये भी रिवोल्ट कर जाती है और अपनी जो सेल्फ डिस्कवरी है उसकी तरफ चली जाती है। तो ये बेसिक जो थीम है प्ले का उसके ऊपर ये इसकी पूरी की पूरी करैक्टर का जो रोल है वो बेस्ड है। अब अगर दूसरे हम इम्पोर्टेंट करैक्टर की बात करें तो वो टॉरवल्ड हेल्मर है। टॉरवल्ड हेल्मर जो है ये नोरा का हस्बैंड है। ये एक बैंक मैनेजर है और ये जो है ये भी जो विक्टोरियन मॉरल कोड है ये उसको फॉलो करता है। लाइक विक्टोरियन मॉरल कोड में जो हस्बैंड है उसका एक कंट्रोलिंग रोल होता है और वो ही इज़ लाइक किंग ऑफ द होम। और वाइफ जो होती है उसका कोई वहाँ पे कोई एज सच इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है विक्टोरियन एरा में, इसलिए ये विक्टोरियन आप कह सकते हैं आइडियल हस्बैंड के तौर पे इसका करैक्टर है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो करैक्टर है वो हमारे पास क्रिस्टीन लिंडे है।
ये क्रिस्टीन लिंडे जो है ये नोरा की एक पुरानी दोस्त है, और ये अभी हमारे प्ले में जो है विडो हो चुकी हुई है। लाइक इसका जो हस्बैंड है वो उसकी डेथ हो गई है, तो इसने उस जो जिसकी डेथ हुई है उसके साथ शादी भी इसी बेस पे की थी कि इसको अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए थी। और एट द एंड ऑफ द प्ले हमें पता चलता है कि इसका जो एक लव अफेयर रहा था जो हमारे दूसरे कैरेक्टर हैं निल्स क्रॉक्सटेड के साथ। तो ये क्रिस्टाइन लिंडे जो है इसका भी एक रोल है, और ये नोरा की दोस्त है। चौथे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो वो निल्स क्रॉक्सटेड है हमारे पास। ये उसी बैंक का एक एम्प्लॉई है जिसका मैनेजर है टॉरवल्ड हेल्मर। और ये जो बंदा है ये एक आप कह सकते हैं डिसऑनेस्ट बंदा है। फॉर्जरी जैसे ये जो क्राइम्स हैं वो कमिट करता है, और ज़्यादातर ये फ्रॉड्स ही करता है। और इसका जो रोल है प्ले में वो ये है कि ये नोरा को थ्रू आउट द प्ले ब्लैकमेल करता है, और लेकिन एट द एंड जो है वो फिर उस में इसका थोड़ा सा पॉजिटिव रोल है। लेकिन थ्रू आउट द प्ले ये ज़्यादातर नोरा जो है, नोरा हेल्मर जो है उसको ब्लैकमेल करता रहता है। क्योंकि नोरा हेल्मर जो है उसने फोर्जरी की थी बेसिकली। तो ये निल्स क्रॉक्सटेड का एक तरह से एंटेगोनिस्टिक रोल है टिल द एंड ऑफ द प्ले। लेकिन एट द एंड ऑफ द प्ले हमें पता चलता है कि हमारा मेजर जो एंटेगोनिस्ट है वो निल्स क्रॉक्सटेड नहीं बल्कि टॉरवल्ड हेल्मर है। तो चलें जी नेक्स्ट हम करेक्टर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो करेक्टर है वो है डॉक्टर रैंक का। डॉक्टर रैंक कौन है? ये हेल्मर्स जो हैं उनका एक फैमिली फ्रेंड है। ये इनको डेली विजिट करता है, और ये सीक्रेटली इन्वॉल्व है नोरा के साथ। ये भी नोरा को लाइक करता है, और बताता नहीं है टिल द एंड। जब इसकी डेथ बिल्कुल करीब आ जाती है, इसको ट्यूबरक्लोसिस होता है बेसिकली टीबी, तो फिर ये बता देता है नोरा को, रिवील कर देता है कि ही वॉज इन लव विद नोरा। तो ये एक इनका फैमिली फ्रेंड है जो इनको डेली विजिट करता है, और इसका भी एक रोल है। लाइक ये नोरा को हेल्प भी ऑफर करता है प्ले के एक पॉइंट पे। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट जो हमारे करैक्टर हैं वो हैं हेल्मर चिल्ड्रन। हेल्मर चिल्ड्रन बेसिकली ये 3 बच्चे हैं, ईवर, बॉब और एमी। ये नोरा और टॉलबर्ट के 3 बच्चे हैं जो कि इन्होंने 8 साल में पैदा किए हैं, और इनकी शादी को 8 साल हो गए हैं। इनका बस कोई ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल नहीं है। ये प्ले के बिल्कुल शुरू में इनका थोड़ा सा रोल है जहाँ पे इनको कुछ गिफ्ट्स दिए जाते हैं। तो बहरहाल ये भी हमारे प्ले के जो हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। उसके अलावा कुछ माइनर कैरेक्टर्स हैं जैसे कि हेलिनी है, ये मेड है। एन मैरी है, ये नर्स है, नर्स मेड जो है हेल्मर्स की। और बाकी जो हमारे जो मेन कैरेक्टर्स थे इस प्ले में वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इस प्ले की समरी पे। तो समरी को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इस प्ले का वो देख लें, ताकि आपको समरी समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये प्ले 1879 में लिखा गया था। तो ये बेसिकली विक्टोरियन इरा था। पूरे के पूरे यूरोप में जो विक्टोरियन कोड था, मॉरल कोड, उसको फॉलो किया जाता था, या फिर जो निपोलियनिक कोड था, मॉरल कोड, उसको फॉलो किया जाता था। ये 2 कोड्स थे बेसिकली, विक्टोरियन कोड और निपोलियनिक कोड। तो ये 2 कोड्स ऐसे थे जो कि यूरोप में उस टाइम इन फैशन थे। और इन कोड्स में अगर हम बात करें इन कोड्स की, तो ये बेसिकली ये पेट्रियार्कन कोड थे बेसिकली। इसमें जो पेट्रियार्क होता था, यानी कि मेल जो करैक्टर होता था हाउस का, उसकी सारी इंपॉर्टेंस थी। फीमेल्स जो थी, विमेंस जो थी, उनके कोई राइट्स नहीं थे। लाइक अगर हम विमेंस की ओवरऑल बात करें तो उनके कोई इतने ज़्यादा राइट्स नहीं थे, लिमिटेड राइट्स थे, राइट टू वोट भी नहीं था। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली बात करें मैरिड वीमेन की, तो उनके राइट्स तो बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्टेड थे। लाइक अगर नेपोलियनिक कोड में अगर हम देखें तो विमेंस जो थी वो मैरिड वीमेंस जो थी वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकती थी, और किसी किस्म की प्रॉपर्टी को ओन नहीं कर सकती थी। उनके पास लॉ ऑफ गिविंग वोट नहीं था, लाइक वो वोट नहीं कर सकती थी किसी के लिए। और बहुत ही स्वीयर किस्म के, बड़े ही रिस्ट्रिक्टेड किस्म के राइट्स थे उनके पास। उनका बेसिक जो मेन जो किरदार था उस सोसाइटी में, नेपोलियनिक और अपना विक्टोरियन इरा में, वो यही था कि उन्होंने सिर्फ घर संभालना है और अपने हस्बैंड को एक तरह से उसकी पूजा करनी है। लाइक इतने ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट रूल्स थे। और उस दौर में विमेंस की छोटी से छोटी जो करैक्टर की गलती होती थी उसको भी हाईलाइट करके एक प्रोपेगेंडा किया जाता था, उस पर एक स्कैंडल बन जाता था। और विमेंस की जो लाइफ थी वो इन ब्रॉडर सेंस अगर हम देखें तो बड़ी ही कंजस्टेड थी। तो ये जो पूरे का पूरा प्ले है ये उसी सेटिंग में बेस्ड है।
और बेसिकली इस प्ले को इतना बूम मिलने की या इसके प्रोमिनेंट होने की वजह ये है कि इस प्ले में जो वो विक्टोरियन कोड था, मॉरल कोड, उसको चैलेंज किया गया है। उसमें विमेन के जो राइट्स थे उसके ऊपर इसको चैलेंज किया गया है, और एट द एंड जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है नोरा, वो इस पूरे के पूरे विक्टोरियन कोड को चैलेंज कर देती है। तो चले हम देखते हैं पूरी समरी, फिर हमें समझ आएगी कि वो किस तरह चैलेंज करती है और पूरी की पूरी स्टोरी क्या है। फिर एट द एंड जो है हम थोड़ा एनालिसिस करके बताएंगे कि ये किस तरह इस सेटिंग में फिट आता है ये वाला प्ले। तो चलें जी, प्ले की हम अब समरी स्टार्ट करते हैं। समरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये 3 एक्ट्स का प्ले है, तो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक्ट 1 है, जिसका ओपनिंग सीन ये है कि एक डेकोरेटेड लिविंग रूम है जिसके फ्रंट डोर की जो बेल है वो बजती है और वहाँ से एंट्री होती है हमारी प्रोटैगनिस्ट नोरा की। तो नोरा जो है वो एंटर होती है, नोरा के साथ एक पोर्टर जो है वो एंटर होता है। पोर्टर कहते हैं कुली को, सामान उठाने वाला बंदा। तो नोरा के पीछे एक पोर्टर एंटर होता है जिसके पास एक क्रिसमस ट्री है, और नोरा जो है वो एक बहुत सारे वो कुछ प्रेजेंट्स लेके आती है, यानी गिफ्ट्स वगैरह लेकर आती है। तो गिफ्ट्स बेसिकली किन के लिए होते हैं? गिफ्ट्स होते हैं हस्बैंड के लिए, गिफ्ट्स होते हैं उनके बच्चों के लिए और मेड्स के लिए। तो नोरा इज़ अ लिटिल एक्साइटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, और नोरा जैसे ही एंटर होती है तो वो सबसे पहले जाती है टॉलवर्ड जो है उसका हस्बैंड, उसके स्टडी रूम के पास, और कान लगा के नोट करती है कि वो उधर अंदर ही है। जैसे ही टॉलवर्ड को पता चलता है कि नोरा घर में आ गई है तो वो आवाज़ लगाता है कि लिटिल स्काईलार्क या लिटिल स्क्वेरल जो है वो आ गई हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, लिटिल स्काईलार्क और लिटिल स्क्वेरल वो उसको कहता होता था, यानी कि ये एक तरह से टीजिंग वर्ड्स हैं जो कि वो नॉर्मली यूज़ करता होता था अपनी वाइफ के लिए, नोरा के लिए। लिटिल स्क्वेरल यानी छोटी गुलहरी, लिटिल स्काईलार्क वो छोटी जो गल्लड़ होती है वो वाली। तो ये इस तरह के वर्ड्स यूज़ करके वो कहता है कि नोरा आ गई हुई है। तो नोरा कंफर्म करती है कि बिल्कुल वो आ गई हुई है। नोरा उसके बाद फिर जो वो प्रेजेंट्स जो गिफ्ट्स लेके आती है वो दिखाती है। वो दिखाती है कि उसने बच्चों के लिए कौन कौन से गिफ्ट्स लाए। बच्चों में वो जो एक डॉल लाती है वो अपनी बेटी के लिए लाती है, और अपने जो 2 बेटे हैं उनके लिए, एक के लिए स्वॉर्ड होती है तलवार, और दूसरे के लिए एक हॉर्स होता है यानी कि घोड़ा प्लास्टिक का बना हुआ। तो वो इस तरह के गिफ्ट्स लाती है, और उसके अलावा मेड्स के लिए कुछ गिफ्ट्स होते हैं, और साथ में वो अपने हस्बैंड के लिए जो गिफ्ट है वो थोड़ा अभी नहीं दिखाती, बाद के लिए रख लेती कि वो बाद में शो करेगी, यानी एज अ सरप्राइज़। तो जब उसका हस्बैंड पूछता है कि नोरा तूने अपने के लिए क्या लिया, अपने लिए, तो नोरा एडमिट करती है कि मैंने खुद के लिए कुछ नहीं लिया। तो साथ में लेकिन वो बताती है कि ये सारे के सारे जो गिफ्ट्स मैंने ख़रीदे हैं ये क्वाइट चीप थे, लाइक उसको सस्ते ही मिल गए हैं मार्केट से। उसके बाद हमारे प्ले में 2 और लोगों की एंट्री होती है। एक डॉक्टर रैंक जो हैं, जो कि एक फैमिली फ्रेंड हैं हेल्मर्स के, और दूसरी एक लेडी आती है जिसने ट्रैवलिंग क्लॉथ पहने हुए हैं। तो बाद में हमें पता चलता है कि वो जो लेडी है वो बेसिकली मिसेस लिंडे है, जो कि मिलने आई है किसको, अपनी ओल्ड फ्रेंड नोरा हेल्मर को। और साथ में जो हमारा टॉरवर्ड है, जो टॉरवर्ड हेल्मर है, वो चला जाता है डॉक्टर रैंक को मिलने उसके स्टडी रूम में। अब ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन नोरा जब बात कर रही होती है मिसेस लिंडे से, तो उसको हमें पता चलता है रीडर्स को कि मिसेस लिंडे जो है वो एक विडो हो चुकी हुई है, और उसके हस्बैंड जो हैं उसको मरे हुए 3 साल गुजर चुके हैं। उसके बाद जो नोरा है वो मिसेस लिंडे से पूछती है कि अपना हाल बताओ, यानी कि लाइफ में क्या चल रहा है। तो यहाँ मिसेस लिंडे यहाँ तक कि कुछ बताती, उससे पहले ही नोरा जो थी उसने इसको ब्रेक न्यूज़ की, न्यूज़ जो थी वो ब्रेक की कि उसके जो नोरा का जो हस्बैंड है टॉलवर्ड, उसकी प्रमोशन हो गई और अब वो जो बैंक मैनेजर बन गया हुआ है। तो उसके बाद मिसेस लिंडे है जो उससे क्वेश्चन करती है नोरा के, वाकई तूने जो शादी की थी अपने हस्बैंड से वो लवलेस एक शादी थी। तो उस पर मिसेस लिंडे बताती है कि हाँ ये इसलिए हुआ था चूँकि मिसेस लिंडे जो थी उसकी एक तो बीमार माँ थी और साथ में 2 छोटे भाई थे जिसकी वो केयर जो थी वो करना चाह रही थी। तो इसलिए उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए थी, ना कि लव। इसलिए उसने एक लवलेस शादी की एक ऐसे बंदे से जो कि उसको वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकता था। तो उसने अपने बारे में बताया। उसके बाद जो नोरा है उसके बारे में मिसेज लिंडे बताती है कि मैंने सुना है कि नोरा और उसका जो हस्बैंड टॉरवर्ड है वो 1 साल उन्होंने इटली में गुजारा है, और इस पे बहुत ज़्यादा खर्च आया होगा। तो इस पे नोरा बताते हैं कि हाँ बिल्कुल इस पे बड़ा खर्च आया था, और ये जो जर्नी हमारी थी ये इतनी मतलब कि आसान नहीं थी, बड़ी मुश्किल थी हमारे लिए फाइनेंशियली, लेकिन मैंने मैनेज किया और इससे जो मेरा हस्बैंड है टॉरवर्ड उसकी जान बच गई। तो इसी कॉन्वर्सेशन के दरमियान जो मिसेस लिंडे है वो नोरा को बताती है कि उसे जॉब चाहिए बेसिकली।
तो नौरा जो है वो उसको प्रॉमिस करती है कि हाँ उसका हस्बैंड अब चूंकि बैंक मैनेजर बन गया है तो मैं उससे बात करूँगी कि वो तुम्हें बैंक में कोई ना कोई वैकेंसी तेरे लिए बना के तुझे जॉब प्रोवाइड कर दे। इसके बाद जो नौरा है वो मिसेस लिंडे को कहती है कि तुमने अपनी माँ की खिदमत की, यानी कि उसको उसकी टेक केयर की, उसके अलावा तूने अपने भाइयों की टेक केयर की, तो तुम इस बात पे प्राउड तो होगी। तो मिसेस लिंडे कहती है हाँ बिल्कुल मैं प्राउड हूँ इस बात पे कि मैंने अपनी माँ का और अपने भाइयों का ख्याल किया। तो इस पे नौरा जो कहती है मैं भी एक चीज़ पे प्राउड हूँ। तो फिर वो मिसेस लिंडे पूछती है कि तुम किस बात पे प्राउड हो, तो वो कहती है खैर छोड़ो इस बात को, तुम्हें ये पता ही होगा कि मेरा जो हस्बैंड है यानी कि टॉवर्ड जो है उसको मैं इटली ले गई थी 1 साल के लिए, तो उस वजह से उसकी लाइफ बच गई थी। तो वो जो कहती है नौरा बताती है मिसेस लिंडे को कि सब सब लोगों को लगता है कि वो जो इटली की ट्रिप के लिए जो पैसे लगे थे वो मेरे फादर से आए थे, लाइक नौरा के फादर से आए थे। लेकिन नौरा मिसेस लिंडे को बताती है कि नहीं वो मेरे फादर से बेसिकली नहीं आए थे, बल्कि वो सारी की सारी जो मनी थी वो मैंने खुद ही मैनेज की थी। तो इसलिए मैं इस बात पे प्राउड हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड की लाइफ बचाई और वो जो इटली वाली ट्रिप है 1 साल की उसके सारे के सारे पैसे मैंने खुद अरेंज किए। जब नौरा मिसेस लिंडे को ये बात बताती तो मिसेस लिंडे कहती है नहीं ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि तुम खुद क्योंकि उस टाइम ये जो एक विमेन जो औरत होती थी वो खुद से मनी बोरो नहीं कर सकती होती थी, उसके लिए किसी न किसी मेल की कॉन्सेंट चाहिए होती थी, किसी न किसी मेल की गारंटी चाहिए होती थी। तो वो कहती कि ये पॉसिबल ही नहीं है, तूने कैसे मनी इतनी अरेंज कर ली, तो इसके लिए तूने अपने हस्बैंड की इजाज़त ली होगी बेसिकली, या उसकी कॉन्सेंट मिली होगी तुझे। तो इस पे जो नौरा है वो कहती है कि नहीं मुझे अपने हस्बैंड की ज़रूरत नहीं पड़ी इस पूरी मनी को अरेंज करने में। और उसके बाद नौरा बताती है कि जो उसका हस्बैंड है उसको इस बात की बिल्कुल भी नहीं पता कि उसकी वाइफ ने कैसे ये सारी के सारी मनी जो है वो मैनेज की, और वो चाहती भी नहीं है कि उसको पता चले, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका जो हस्बैंड है वो किसी भी तरह से इन चीज़ों में पड़ के उसको कुछ ना कुछ पता चल जाए कि उसकी बीवी ने कैसे मनी अरेंज की। और उसने फिर फाइनली कहा कि ये चीज़ हमारी जो मैरिज है उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो तुम इस टॉपिक को फ़िलहाल क्लोज़ ही कर दो, नौरा ने मिसेज़ लिंडे से कहा। उसके बाद मिसेस लिंडे फाइनल क्वेश्चन करती है कि तूने जो मनी इतनी उधार ली है बोरो की है तो उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स है वो कैसे पे करती हो। तो उसने कहा कि टॉवर्ड जो भी मुझे पैसे देता है खर्च के लिए तो उसमें से मैं आधे खर्च करती हूँ और आधे बचा लेती हूँ, और इस तरह से मैं कुछ ना कुछ करके मैनेज कर रही हूँ और वो जो इंस्टॉलमेंट्स है वो अपनी पे कर रही हूँ। इसके बाद एकदम से जो डोर बेल है वो रिंग करती है और मेड जो है वो अनाउंस करती है कि एक बंदा बाहर आया हुआ है जो कि मिस्टर टॉवर्ड से मिलना चाहता है। तो इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती तो वो जो बंदा था वो खुद ही वहाँ पे अपीयर हो जाता है, यानी कि अंदर आ जाता है, और उसका नाम है निल्स क्रॉक्सटेड। निल्स क्रॉक्सटेड जो है वो मिस्टर टॉवर्ड से मिलने आया हुआ है, और निल्स क्रॉक्सटेड को देख के वो जो मिसेस लिंडे है वो कहती है कि ये जवानी में और तरह का हुआ करता था, अब काफ़ी चेंज हो चुका हुआ है। लाइक यहाँ पे हमें इस प्ले में पता चल रहा है कि मिसेस लिंडे जो है वो निल्स क्रॉक्सटेड को पहले से ही जानती है। तो यहाँ पे एक दफ़ा फिर जाते हुए मिसेस लिंडे जो है वो कंफर्म करती है नौरा से कि क्या उसे जॉब मिल जाएगी, और नौरा फिर कंफर्म करके बताती है अपने हस्बैंड टॉवर्ड से कि क्या लिंडे को जॉब मिल जाएगी। तो उसका हस्बैंड जो है यानी मिस्टर टॉवर्ड जो है, टॉवर्ड हैमर, वो बताता है कि हाँ लिंडे को जॉब मिल सकती है, यानी कि पॉसिबिलिटी है, देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मिसेस लिंडे जो है उसको जॉब मिल जाएगी। इस पॉइंट पे हमें प्ले में पता चलता है कि निल्स क्रॉक्सटेड है वो क्यों आया है हेलमस के पास। तो निल्स क्रॉक्सटेड बेसिकली एम्प्लॉय है उसी बैंक का जिसमें मैनेजर है टॉवर्ड। तो वो क्रॉक्सटेड इसलिए आया है कि क्रॉक्सटेड को जॉब से फायर करने लगा है टॉवर्ड। और फायर क्यों करने लगा है, क्योंकि वो एक डिसऑनेस्ट पर्सन है और उसके अलावा भी उसके साथ मसले हैं। तो क्रॉक्सटेड यहाँ पे नौरा के पास आया और वो कहने आया नौरा को कि तुम अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करो, यानी तुम अपने हस्बैंड को मेरी तरफ से यानी कि वो करो, मेरी तरफ से रूटिंग करो, उसको बताओ कि तुम यानी कि क्रॉक्सटेड को जॉब से नहीं निकालो, यानी मेरी एक तरह से सिफारिश कर दो। तो नौरा कहती है कि मैं किसी किस्म की सिफारिश नहीं कर सकती और मेरा अपने हस्बैंड पे कोई इतना इन्फ्लुएंस है भी नहीं। लेकिन क्रॉक्सटेड जो है वो इंसिस्ट करता है कि नहीं तुम्हारा इन्फ्लुएंस है, बस तुम यूज़ नहीं करना चाह रही मेरे हक में, और तुझे पता है कि मेरी जॉब जाएगी तो जॉब मिसेस लिंडे को मिल रही है और मिसेस लिंडे को तुम जॉब दिलवा रही हो, यानी कि अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके। तो बजाय तुम मिसेस लिंडे के लिए इन्फ्लुएंस यूज़ करो, मेरे लिए अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करो और मुझे उसी जॉब पे रहना है। और यहाँ पे फिर एक स्टोरी है जो हमारे सामने रिवील होती है, यानी कि रीडर्स के सामने प्ले में, और वो स्टोरी ये है
कि हमें पता चलता है कि वो जो नौरा जिस मनी की बात कर रही थी जो कि उसने बोरो की थी और अरेंज की थी अपने हस्बैंड को इटली ले जाने के लिए, वो कहाँ से आती है। तो वो हमें पता चलता है कि वो बेसिकली नील्स क्रॉक्सटेड जो है वो उस मनी का सारा इंतज़ाम करता है, और वो मनी बेसिकली फॉर्जरी के थ्रू आती है। होता यूं है कि नील्स क्रॉक्सटेड के पास जाके नोरा बात करती कि मुझे कुछ लोन चाहिए, तो नील्स क्रॉक्सटेड जो है वो एग्री कर जाता है, और वो साथ में चाहता है कि एक तो तुम हो, लेकिन साथ में मुझे एक मेल की सिग्नेचर चाहिए इस लोन को अप्रूव करवाने के लिए। और इसलिए IOU यानी आई ओ यू होता है IOU डॉक्यूमेंट। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो मनी को लैंड करते वक्त उन्होंने साइन करना होता है, जिसपे जो यानी कि बोरो करता है मनी उसके साइंस होते हैं, साथ में डेट वगैरह होती है और सारा एग्रीमेंट होता है। तो वो जो IOU डॉक्यूमेंट था उसके ऊपर साइन चाहिए थे उसके फादर के, नोरा के। लेकिन वो यहाँ पे नील्स क्रॉक्सटेड नोरा को बताता है कि वो जो साइन थे वो 2 अक्टूबर को थे, लाइक 2 अक्टूबर की डेट थी, लेकिन तुम्हारा जो फादर था वो 3 दिन पहले मर चुका हुआ था। तो वो कहता है कि और साथ में चलो डेट भूल सकता है बंदा, डेट बाद में भी लिखी जा सकती है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे पता है वो ये है कि वो जो सिग्नेचर्स हैं वो तुम्हारे फादर के नहीं हैं, बल्कि वो किसी और के हैं। किसी और से यहाँ मुराद वो नौरा को ही ले रहा था। तो बाद में नौरा एडमिट करती है हाँ वो जो सिग्नेचर से वो मैंने ही फोर्ज किए थे, यानी मैंने ही फोर्जरी की थी, खुद सिग्नेचर किए थे अपने फादर के, और मैंने वो मनी ली थी। तो क्रॉक्सटेड यहाँ पे बताता है नौरा को कि ये तूने बहुत बड़ा एक ऑफेंस किया है, यानी कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, और इससे तुम्हारी पूरी की पूरी रेपुटेशन उठ सकती है। ये एक बहुत बड़ा क्राइम है एक तरह से। वो कहता है कि मैंने भी इसी तरह का एक क्राइम किया था और मेरी पूरी की पूरी रेपुटेशन ज़ीरो हो गई थी, और अब तुमने ये क्राइम किया है तो तुम्हारी रेपुटेशन सारी सोसाइटी में ज़ीरो हो जाएगी। और टॉवर्ड जो है वो तो बिल्कुल भी इस तरह के जो ऑफेंसेस हैं या क्राइम्स हैं, यानी फॉर्जरी जो है, वो बिल्कुल भी इस तरह के क्राइम्स को बर्दाश्त नहीं करता। तो तुम्हारी जो रेपुटेशन है वो ज़ीरो होने वाली है। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी रेपुटेशन को बचाना चाहती हो कि नहीं। अगर बचाना है तो फिर ये करो कि मेरे हक में तुम सिफारिश करो अपने हस्बैंड टॉवर्ड को, और अपना पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस यूज़ करते हुए मुझे इस जॉब से निकलने से बचाओ। तो यहाँ पे वो जो प्रॉपर एक ब्लैकमेलिंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है। वो कहता है या तो फिर मुझे बचाओ, यानी मेरी जॉब को बचाओ, तो या फिर ये होगा कि ये जो पूरी स्टोरी है, ये जो तूने बोरो की है मनी फॉर्जरी के थ्रू, ये मैं तुम्हारे हस्बैंड को बताने वाला हूँ, और उसके सामने फिर जो तुम्हारी वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी, यानी तुम एक पूरी की पूरी एक तरह से ज़ीरो वैल्यू पे चली जाओगी। इसके बाद नील्स क्रॉक्सटेड है वो ये बात बता के घर अपने चला जाता है वापस, और फिर नौरा वेट करती है अपने हस्बैंड का। टॉवर्ड जैसे वापस आता है तो नौरा स्टार्ट कर देती है अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करना, और वो उसको एनकरेज करती है अपने हस्बैंड को कि वो किसी भी तरह से नील्स क्रॉक्सटेड जो है उसको जॉब से नहीं निकाले। लेकिन जब वो सुनता है टॉवर्ड नील्स क्रॉक्सटेड की तारीफ़ें अपनी बीवी के मुंह से, तो वो कहता है कि तुम नील्स क्रॉक्सटेड की इतनी सिफारिश क्यों कर रही हो। नील्स क्रॉक्सटेड एक डिसऑनेस्ट बंदा है, और वो फोर्जरी जैसे क्राइम्स करता है। जब वो यूज़ करता है कि फोर्जरी जैसे क्राइम, तो नौरा यहाँ पे डर जाती है कि नौरा ने खुद फोर्जरी की हुई है। तो वो कहती है कि अगर वो नील्स क्रॉक्सटेड को इतना नफरत कर रहा है तो वो मेरे साथ कितनी नफरत करेगा जब ये चीज़ रिवील हो जाएगी उसके सामने। तो फिर वो जो टॉवर्ड है वो मज़ीद बताता है कि ये जो नील्स क्रॉक्सटेड है ये अपने बच्चों को जहर खिलाता है, यानी कि डिसऑनेस्टी करके पैसे बनाता है, हराम खिलाता है, और बच्चों को पॉइजनिंग दे रहा है ये इस फॉर्म में। तो वो बेसिकली जो टॉवर्ड है वो बड़ी नफरत करता है नील्स क्रॉक्सटेड से, उसकी इस वजह से कि वो एक फॉर्जर है, लाइक वो फॉर्जरी करता है। तो यहाँ पे नौरा बहुत ज़्यादा डर जाती है कि ये तो फिर मैंने भी फॉर्जरी की हुई है, तो ये मेरे बारे में बाद में ऐसे ही सोचेगा जब इसको रिवीलेशन हो जाएगी कि मैंने भी फॉर्जरी करके वो जो पैसा था इसके ऊपर लगाया था, यानी कि इटली वाली ट्रिप पे। तो यहाँ पे जो हमारा एक्ट 1 है वो कंप्लीट होता है। एक्ट 2 जो हमारा है वो स्टार्ट होता है उसी सेम जो लिविंग रूम है उसी में। और अब जो वो हमारा क्रिसमस ट्री था, पहले उस पर पत्ते थे और वो बड़ा फ्रेश था, अब उसके जो वो एक स्ट्रिप्ड है, यानी कि उसके ऊपर पत्ते शत्ते वो गिर चुके हुए हैं, और उसकी जो हालत है वो कमज़ोर हो चुकी है। कमज़ोर इन द सेंस कि वो बेड रेगल्ड हो चुका हुआ है। तो ये भी एक तरह से हमारी एक सिंबलिज्म के तौर पे यूज़ हो रहा है, बाद में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलें जी, चलते हैं अपने मेन प्लॉट की तरफ। तो यहाँ पे नौरा जो है वो नर्स मेड जो है उनकी हेलेनी, उससे पूछती है कि बच्चे जो हैं वो सही मतलब के गिफ्ट्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल खेल रहे हैं। तो वो बताती है नर्स मेड को कि अब से मैं बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम नहीं गुजार पाऊंगी, और तूने बच्चों के ऊपर ज़्यादा यानी कि फ़ोकस रखना है, नर्स मेड को बताती है। उसके बाद जो नौरा की दोस्त है मिसेस लिंडे वो आ जाती है, और वो मिसेस लिंडे और नौरा डिस्कस करते हैं डॉक्टर रैंक के बारे में। और मिसेस लिंडे जो है वो डॉक्टर रैंक के बारे में बताती कि डॉक्टर रैंक आजकल कुछ ज़्यादा ही डिप्रेस्ड नज़र आ रहा है।
तो नौरा बताती है मिसेस लिंडे को कि डॉक्टर रैंक को एक्चुअली में एक बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन करके, यानी कि स्पाइन की उसको टीबी है। तो मिसेस लिंडे और नौरा फिर बात करते हैं डॉक्टर रैंक के बारे में। तो मिसेस लिंडे कहती है कि मुझे लगता है कि वो जो तूने मनी अरेंज की थी वो बेसिकली बोरो की हुई है डॉक्टर रैंक से, क्योंकि इसके पास काफ़ी पैसा है। तो यहाँ पे नौरा जो है वो रिफ्यूज़ करती है कि नहीं, मैं डॉक्टर रैंक से कैसे पैसे ले सकती हूँ, डॉक्टर रैंक तो हमारे एक फैमिली फ्रेंड हैं, तो उसके डॉक्टर रैंक से मैं किसी भी किस्म का उधार नहीं ले सकती। तो उसके बाद फिर वो डिस्कशन करते हैं आईओयू की, क्योंकि नौरा जो है वो ऑल द टाइम अब डरी हुई है, उसको डर लगा हुआ है कि निल्स क्रॉक्सटेड जो है वो किसी भी टाइम वो जो आईओयू डॉक्यूमेंट है वो इसको दिखा देगा इसके हस्बैंड को, और उसकी सारी की सारी जो रेपुटेशन है नौरा की वो ज़ीरो हो जाएगी। तो वो फिर मिसेज लिंडे से पूछती है कि वो जो आईओयू होता है वो जब बंदा पैसे कर देता है वापस, बोरोड मनी, तो वो फिर वापस रिटर्न हो जाता है। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल, आईओयू जो है वो रिटर्न हो जाता है। वो कहती फिर जैसे मुझे रिटर्न होगा मैं उसको बंदा फाड़ के हज़ारों पीसेज में जला दे, यानी कि वो इतनी डरी हुई है उससे। उसके बाद दोबारा से जब टॉबर्ट घर पे आता है तो नौरा फिर से कोशिश करती है कि वो उसको मना पाए कि वो क्रॉक्सटेड को जॉब से ना निकाले, लेकिन टॉबर्ट कहता है कि मैं एक ऐसे बंदे को जो कि डिसऑनेस्ट है साथ नहीं रख सकता, और एक और भी वजह है जिसकी वजह से मैं निल्स क्रॉक्सटेड को साथ नहीं रखना चाहता, और वो ये है कि निल्स क्रॉक्सटेड और मैं जो थे वो यूथ में यानी जवानी में हम दोस्त हुआ करते थे। तो अब जो निल्स क्रॉक्सटेड है उसका मैं सीनियर हूँ, लेकिन वो वहाँ पे बैंक में मुझे उस सीनियर्स की तरह से इज्जत नहीं देता, बल्कि वो मुझे फेमिलियरिटी से डील करता है, लाइक वो मुझे हल्के में लेता है। तो इसलिए ये भी एक रीज़न है उसको निकालने की, तो मैं उसको साथ में नहीं रख सकता। इसके बाद जो है वो डॉक्टर रैंक की एंट्री होती है। डॉक्टर रैंक जो है वो इनको बताता है हेल्मर्स को कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है और उसको लग रहा है कि वो एक ही महीने के अंदर, आने वाले महीने के अंदर अंदर ही भी वो मर जाएगा। तो इसके बाद डॉक्टर रैंक है वो शुक्रिया करता है हेल्मर्स का कि आपने मुझे यहाँ पे रेगुलर विजिटर बनने दिया, इसने मुझे बड़ी हेल्प की, मैंने बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय की। और एट द एंड डॉक्टर रैंक जो है वो वही वाली न्यूज़ को ब्रेक करता है, यानी कि वो नौरा को बताता है कि ही यूज़ टू लव हर। तो यानी कि वो यहाँ पे एडमिट कर लेता है, वो जो उसका सीक्रेट लव था नौरा के लिए वो रिवील कर देता है, क्योंकि वो अब मरने के करीब है तो इसलिए वो नौरा को रिवील कर देता है कि ही यूज़ टू लव हर। इसके बाद जो नील्स क्रॉक्सटेड है वो आता है और वो नौरा को बताता है कि उसको नोटिस मिल गया हुआ है जॉब से निकालने का। तो इसका मतलब ये है कि नौरा ने मेरे लिए कोई हेल्प नहीं की। तो नील्स क्रॉक्सटेड नौरा को फिर से धमकी लगाता है कि अगर तूने बाकी मांदा जो पेमेंट है, यानी कि जो बाकी तोरी बोरोड मनी है, वो अगर तूने पे कर भी दी तो फिर भी वो जो डॉक्यूमेंट है आईओयू वो मेरे साथ ही होगा, मेरे पास ही होगा। तो मैं फिर भी वो जो तेरी रेपुटेशन है यानी वो मेरे पास ही है, तो मैं फिर भी वो टॉवर्ड को शो कर सकता हूँ, और वो जो तुम्हारी रेपुटेशन है वो ज़ीरो हो जाएगी और उसको पता चल जाएगा कि तूने फोर्जरी की है। तो क्रॉक्सटेड जो यहाँ पे नौरा जो है वो उसको बातों ही बातों में बताती है कि मैं फिर मतलब कि सुसाइड भी तो कमिट कर सकती हूँ। तो वो क्रॉक्सटेड कहता है कि सुसाइड इस तरह के सीन्स में कोई कमिट नहीं करता होता, और अगर तूने सुसाइड कमिट कर भी लिया तो उसका तुझे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर भी तुम्हारी जो रेपुटेशन है वो मेरे ही हाथ में है। तुम्हारे मरने के बाद भी वो वाला जो यानी कि आईओयू डॉक्यूमेंट है वो मैं तुम्हारे हस्बैंड को दिखा दूंगा। सो तुझे सुसाइड वगैरह का कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। अब दूसरे एक्ट के एंड पे हमें पता चलता है कि वो जो नील्स क्रॉक्सटेड है उसने लेटर बॉक्स में एक पूरी स्टोरी के साथ लेटर रख दिया है, और जैसे ही नौरा को पता चलता है कि ये लेटर डाल के चला गया लेटर बॉक्स में नील्स क्रॉक्सटेड, तो वो डरी हुई मिसेस लिंडे को बताती है, उसको ये न्यूज़ ब्रेक करती है, उसको बताती है कि अब मेरी जो रेपुटेशन है वो ज़ीरो होने वाली है, सब का सब जो पूरी की पूरी स्टोरी है मेरी बोरोड मनी की वो अब टॉवर्ड को पता चल जाएगी। तो यहाँ पे जो मिसेस लिंडे है उसको फर्स्ट टाइम रियलाइजेशन होती है कि ये जो इसने मनी बोरो की थी वो बेसिकली थ्रू नील्स क्रॉक्सटेड की थी, और ये सारे के सारा जो सीन है फोर्जरी का वो उसको वहाँ पे पता चल जाता है। और यहाँ पे मिसेस लिंडे जो है वो भी उतनी खबर रखती है इस पूरी की स्टोरी के बारे में जितनी नौरा के पास है इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे मिसेस लिंडे जो है वो नौरा की हेल्प करने की कोशिश करती है, और वो कहती है कि इससे पहले कि ये लेटर मतलब टॉवर्ड को मिल जाए तो हम क्रॉक्सटेड से बात कर लेती हैं कि वो किसी भी तरह से ये अपना जो लेटर है वो पढ़ने ना दे, यानी अनरीड लेटर उसको वापस ले ले अपना लेटर। तो नौरा जो कहती है वो कहती है इसकी अब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो जो लेटर बॉक्स है उसकी जो चाबियां हैं वो तो टॉवर्ड के पास हैं, तो लेटर तो हम निकाल नहीं सकती और ना ही नील्स क्रॉक्सटेड अब निकाल सकता है। तो मिसेस लिंडे कहती है चाहे वो लेटर वापस नहीं निकाल सकता, लेकिन वो ये तो कह सकता है ना, रिक्वेस्ट कर सकता है टॉवर्ड से कि मुझे वो लेटर जो है वो बगैर पढ़े वापस चाहिए, यानी कि अनरीड सील्ड जो लेटर है वो वापस चाहिए, यानी कि खुले नहीं लेटर। तो यहाँ पे जो नौरा है वो डरी हुई है एट द एंड ऑफ द सेकंड एक्ट,
और एट द एंड ऑफ द सेकेंड एक्ट वो कहती है कि मेरे पास अब सिर्फ 31 आवर्स बचे हैं ज़िंदा रहने के लिए, क्योंकि वो जो एक बाल जिसमें वो एक डांस पार्टी जिसमें उसने हिस्सा लेना था और टारंटेला डांस करना था उसमें से 31 घंटे रहते थे, तो उसने कहा मेरे पास अब जीने के लिए सिर्फ 31 घंटे ही रह गए हैं। तो यहाँ पे जो एक्ट 2 है वो एंड होता है। तीसरा हमारा एक्ट जो शुरू होता है वो उसी सेम लिविंग रूम में होता है, लेकिन इस टाइम उस लिविंग रूम में मिसेस लिंडे है जो कि किताब पढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो किताब पे फोकस नहीं कर पा रही क्योंकि वो खुद परेशान है। उसने बेसिकली क्रॉक्सटेड जो है उसको बुलाया हुआ है हेल्मर्स के हाउस पे ही, और जो हेल्मर्स हैं यानी कि नोरा और टॉलवर्ड ये दोनों उस बॉल पे चले गए हैं जिसका जिक्र पिछले एक्ट के एंड पे हुआ था, यानी कि जिसमें 31 घंटे रहते थे। तो ये अब उसी बॉल पे यानी उसी डांस पार्टी पे हैं और वो वहाँ पे नोरा जो है डांस कर रही है। तो यहाँ पीछे इनके घर पे जो मिसेस लिंडे है वो क्रॉक्सटेड से मिली है और वो क्रॉक्सटेड से डिस्कस करती है अपने पास्ट को और उसको बताती है कि यहाँ पे जो रीडर्स हैं यानी कि हम जो हैं हमें पता चलता है, हमें ये रेवलेशन होती है कि ये जो क्रॉक्सटेड था इसका एक लव अफेयर था पास्ट में मिसेस लिंडे के साथ, लेकिन वो फेल हो गया था क्योंकि मिसेस लिंडे ने एक रिच बंदे से शादी कर ली थी। और क्यों की थी वो हमें पहले ही पता है, क्योंकि वो उसकी एक बीमार माँ थी और साथ में 2 छोटे भाई थे जिसकी उसने केयर वगैरह करनी थी, तो उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए थी। और नील्स क्रॉक्सटेड उस टाइम इतना अमीर नहीं था, इसलिए इसने नील्स क्रॉक्सटेड को छोड़ के उस बंदे से शादी कर ली थी। अब चूंकि वो बंदा मर चुका हुआ है और साथ में नील्स क्रॉक्सटेड जो है उसकी बीवी भी मरी हुई है और उसके सिर्फ बच्चे हैं उसके साथ, तो यहाँ पे ये क्रॉक्सटेड को ऑफर करते हैं कि हम दोबारा से एक हो जाते हैं यानी शादी कर लेते हैं और तुम्हें फिर कोई ज़रूरत नहीं मुझे जॉब से निकलवाने की, क्योंकि उस जॉब का जो बेनिफिट है वो एक ही घर में आने वाला है। तो यहाँ पे ये दोनों फिर एग्री कर जाते हैं शादी करने पे, इकट्ठे होने पे। और साथ में ही मिसेस लिंडे जो है वो बताती है कि अब जो तूने वो लेटर दिया हुआ है वो उसी तरह से सील पैक यानी कि अनरेड वापस ले लो। तो यहाँ पे वो जो क्रॉक्सटेड है वो कहता है वो लेटर मैं वापस तो ले लेता हूँ, लेकिन वो वहाँ पे थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है कि कहीं इसने ये सारी स्टोरी या सारी गेम उस लेटर को वापस लेने के लिए तो नहीं की। तो यहाँ पे मिसेस लिंडे जो होती है वो उसको यकीन दिलवाती है कि नहीं ये सारी की सारी जो स्टोरी है ये रियल है, मैं वाकई में तुम्हारे साथ ज्वाइन करनी चाहती तेरे साथ लाइफ में ज्वाइन करना चाहती हूँ, लेकिन मैं साथ में अपनी दोस्त नोरा को भी बचाना चाहती हूँ, तो तुम वो जो लेटर है वो वापस ले लो। तो जब वो एग्री कर जाता है तो फिर मिसेस लिंडे खुद ही उसको कहती है कि नहीं अब तुम वो लेटर वापस नहीं लोगे, बल्कि उस लेटर को अब रिवील होने दो और ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है ये मिस्टर टॉरवर्ड को अब पता चलनी चाहिए। नेक्स्ट जो है नोरा और उसके हस्बैंड जो टॉवर्ड हैं वो वापस आ जाते हैं उस बॉल पार्टी से, और वापस आके टॉवर्ड जो है वो अपना लेटर बॉक्स खोलता है और चेक करता है कि इसमें क्या क्या है। तो लेटर बॉक्स खोल के उसको पता चलता है कि इसमें 2 विजिटिंग कार्ड हैं डॉक्टर रैंक की तरफ से और उसमें डॉक्टर रैंक ने अपने नाम के ऊपर 2 ब्लैक क्रॉसेस लगाए हुए हैं। तो उससे उसे आइडिया होता है कि डॉक्टर रैंक जो है वो अपनी डेथ को अनाउंस कर रहा है, अपनी डेथ की अनाउंसमेंट कर रहा है। उसके बाद वो वाला लेटर निकालता है जो कि क्रॉक्सटेड ने डाला था, तो वो पूरा लेटर पढ़ता है और उसको पूरी की पूरी स्टोरी का पता चल जाता है। तो यहाँ पे जो नोरा है वो एक्सपेक्ट कर रही होती है कि अब जो टॉवर्ड है वो इसको डिफेंड करेगा नोरा को, लेकिन चीज़ें बिल्कुल उसकी ऑपोजिट हो जाती हैं। लाइक टॉवर्ड जो है वो नोरा पे अपना गला फाड़ने लग जाता है और उसको कहता है कि तुम एक हिपोक्रेट हो, मुनाफिक हो, एक झूठी हो, लायर हो, और तुम एक क्रिमिनल से भी बदतर हो, एक मुजरिम से भी बदतर हो, और तुमने ऐसा करना ही था क्योंकि तुम्हारा जो बाप था वो भी उसका भी कोई मज़हब वगैरह नहीं था, कोई उसके मॉरल्स नहीं थे, अखलाकियात नहीं थी और उसमें कोई सेंस ऑफ ड्यूटी नहीं थी। तो तुम एक क्रिमिनल बाप की औलाद हो, तो तुमसे यही एक्सपेक्ट किया जा सकता था। तुमने 8 साल मुझे धोखा दिया और मेरे बच्चों के साथ भी धोखा किया। तो ये इतनी सख्त तरह की बातें थी जो उसने टॉवर्ड ने अपनी बीवी को सुनाई, और उसकी बीवी नोरा जो थी वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुई और उसने कहा कि मैं अब सुसाइड कर लेती हूँ, मेरे मरने के बाद तो तुम्हारी जान छूट जाएगी इन चीज़ों से और इन सारे यानी कि तुम्हारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। फिर वो कहता है कि अब तुम्हारे मरने का भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम अगर मर भी गई तो फिर भी मुझे क्रॉक्सटेड मुझे ब्लैकमेल करता रहेगा, क्योंकि उसके पास वो जो डॉक्यूमेंट है IOU जिस पे तुम्हारे फोर्जरी वाले साइन है वो उसके पास मौजूद रहेगा और वो जो कहेगा मुझे अब करना पड़ेगा। तो तूने मुझे जलील करवा दिया है क्रॉक्सटेड के हाथों, अब क्रॉक्सटेड ही है जो चाहेगा वही होगा। इसी दौरान जो डोर बेल होती है वो फिर से रिंग करती है और मेड एंटर होती है और मेड के पास एक नोट है नोरा के लिए,
लेकिन वो नोरा के हैंड ओवर होने से पहले ही टॉवर्ड उसको खींच लेता है और पढ़ना शुरू कर देता है। तो उसको रिवीलेशन होती है कि ये क्रॉक्सटेड की तरफ से सेंड किया गया और ये बेसिकली IOU डॉक्यूमेंट है, वही डॉक्यूमेंट जिस पे नोरा के फॉर्जरी वाले साइंस थे वो उसने क्रॉक्सटेड ने वापस कर दिए हैं। और उसने बोला कि वो उसकी हालात अब बेहतर हो गए हैं और वो किसी किस्म का बदला नहीं चाहता नोरा से। तो यहाँ पे जो टॉवर्ड है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि शुक्र है मेरी जान छूटी, मेरी इज्जत बच गई। उसने जल्दी से IOU जो है डॉक्यूमेंट उसको फाड़ा और उसको जला दिया। तो फिर वो वापस नोरा की तरफ टर्न होता है और नोरा को कहता है कि शुक्र है मैं बच गया हूँ। नोरा कहते है मेरे बारे में क्या ख्याल है? वो कहता है तुम भी बच गई हो। तो फिर वो नोरा को कहता है कि अब जो भी हमारे दरमियान बातशात हुई है उसको भूल जाओ, वो वक्ती गुस्सा था और लेट्स एंजॉय लाइफ अगेन। लेकिन यहाँ पे नोरा जो है वो बिल्कुल समझ चुकी हुई है पूरी स्टोरी, वो एकदम से रिवोल्ट पे आ जाती है। वो कहती है कि नहीं, मुझे अब एक ऐसे बंदे के साथ नहीं रहना, यानी कि जिसको मेरी कोई जिसकी आंखों में मेरी कोई प्रॉपर वैल्यू ही नहीं है। तो वो कहती है कि तुम्हारे पास जो वैल्यू है वो सिर्फ तुम्हारी अपनी जो रिस्पेक्ट की थी वही थी, तूने मेरे बारे में तो यानी कुछ सोचा ही नहीं है ना। तो उसने कहा ना तो तूने और ना ही मेरे फादर ने कभी मुझे रियल लव दिया ही नहीं, दोनों ने मुझे एक डॉल समझा हुआ था, एक डॉल जिसके साथ खेला जाए और उसके बाद उसको रख दिया जाए। तो तुम दोनों जो यानी कि पेट्रार्क थे, दोनों की तरफ से मुझे एक डॉल की वैल्यू मिली है, एक गुड़िया की वैल्यू मिली है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसके बाद नोरा जो है वो उसका आर्गूमेंट होता है अपने हस्बैंड टॉवर्ड के साथ। टॉवर्ड कहता है तुम अनग्रेटफुल हो रही हो, यानी कि नाशुक्री हो रही हो। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं नाशुक्री नहीं हो रही, बल्कि मुझे रियलाइजेशन ही अभी हुई है कि मेरी कोई वैल्यू है ही नहीं। तो वो कहता है तुम 8 साल मेरे साथ खुश नहीं रही। वो कहती है कि मुझे लगता था कि मैं खुश हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली में खुश नहीं थी। तो वो सारी उनके दरमियान एक बड़ी लंबी डिबेट होती है। यहाँ पे टॉवर्ड पूरी कोशिश करता है कि वो रुक जाए, उसके सामने दोबारा हालात वो जो नॉर्मल हो जाएं। लेकिन यहाँ पे नोरा जो है वो डिसीजन ले चुकी हुई है। वो कहती है कि मैंने अब इस घर में नहीं रहना, मैंने तुम्हें छोड़ के जाना है और बच्चों को भी साथ में छोड़ के जाना है। टॉवर्ड कहता है कि तुम अपने रिलीजन को देखो, रिलीजन तुझे अलाउ नहीं करता कि तुम अपने बच्चों को इस तरह छोड़ के जाओ, अपने हस्बैंड को छोड़ के जाओ। तो वो कहती है मुझे कोई समझ नहीं कि रिलीजन क्या होता है, या मैं रिलीजन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ अब, और मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि लोग क्या कहेंगे या रिलीजन या मॉरल कोड्स क्या कहते हैं, मैं फ़ैसला ले चुकी हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी। तो फाइनली वो कोशिश करता है कि कम से कम एक रात तो उसके साथ रुक जाए। तो वो कहती नहीं, मैं एक स्ट्रेंजर के साथ एक रात भी नहीं रुकना चाहती। तो वो कहता है मैं स्ट्रेंजर, चलो मुझे भाई समझ के मेरे साथ रुक लो। तो वो कहती नहीं, मैं भाई समझ के भी नहीं रुकूंगी। तो वो फ़ौरन एट द मोमेंट वो लीव कर देती है उस घर को, और ये जो प्ले है वो एंड होता है उस जो मेन दरवाज़ा है उसके बंद होने के साउंड पे, यानी कि स्लैमिंग शट जो वॉइस है उस पर ये प्ले हमारा जो है वो एंड हो जाता है। ये हमारे पूरे के पूरे प्ले की तीनों एक्ट्स की एक डिटेल्ड समरी थी, और साथ में थोड़ा हम एनालिसिस कर लेते हैं और थीम्स जो मेन दी हैं वो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो थीम्स हमारे पास सबसे पहले जो थीम है वो है जेंडर रोल्स एंड इनइक्वलिटी का। बेसिकली मैंने शुरू में आपको बताया कि ये पूरे का पूरा जो प्ले है वो जेंडर रोल्स और इनइक्वलिटी पे बेस्ड है। लाइक किस तरह से विक्टोरियन इरा में वीमेन राइट्स को वायलेट किया जाता था, किस तरह वीमेंस को एज अ डॉल जो है वो ट्रीट किया जाता था, लाइक उनकी कोई ज़्यादा वैल्यू थी नहीं। तो उस थीम को एक्सप्लोर किया गया है। नॉर्वेजियन राइटर जो हैं हेनरिक इब्सन ने उसको एक्सप्लोर किया कि किस तरह इनइक्वलिटी एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में। उसके अलावा जो मेन जो थीम है वो मैरिज और फैमिली लाइफ का है कि किस तरह एक कंजेस्टेड मैरिज लाइफ और फैमिली लाइफ होती है एक वुमेन के लिए। अगर वो शादी कर ले तो वो मज़ीद कंजेस्टेड माहौल में फंस जाती है और उसके पास कुछ ऑप्शंस नहीं रह जाते सिवाय अपने बच्चों की देखभाल करने के और अपने हस्बैंड की हर बात मानने के। तो ये बेसिकली विक्टोरियन एरा की मैरिज लाइफ और फैमिली लाइफ को भी डिस्कस करता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट और मेन थीम हमारे पास है वो अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी का, कि शो कुछ हो रहा होता है लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। लाइक अगर हम शुरू में देखें तो हमारे प्ले में लगता है कि ये एक आइडियल यानी कि फैमिली है जिसमें एक हस्बैंड वाइफ अपने में उनके दरमियान एक प्योर लव एग्जिस्ट करता है, और माँ जो है वो बच्चों की केयर कर रही है और हस्बैंड की इतनी केयर करती है कि उसके लिए उसने मनी का अरेंजमेंट किया है और उसको वो लेके गई है ट्रिप पे उसकी जान बचाने के लिए। और वे ये सारी चीज़ें देख के हमें लगता है कि ये जो एक बड़ी परफेक्ट सोसाइटी है, एक बड़ा परफेक्ट सिस्टम है। लेकिन एट द एंड ऑफ द प्ले हमें ये सारी रेवलेशन होती है, हमें पता चलता है कि नहीं, ये सारी की सारी अपीयरेंस थी, रियलिटी कुछ और ही है। डीप डाउन देयर वाज नो लव, देयर वाज नो परफेक्शन, कोई इस तरह की चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो ये सारे के सारे मेन थीम्स थे इस प्ले के जो हमने डिस्कस किए हैं। तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।